हेलो एवरीवन। अगला सवाल देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ये भी कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसमें जो एडजस्टमेंट है, पीछे जो सारे सवाल बनाए मैंने कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस, उससे उसके एडजस्टमेंट से इसके एडजस्टमेंट कुछ अलग है। ठीक है, तो बनाते हैं ये सवाल। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है शेयर कैपिटल है। अच्छा, ये जो कॉलम है प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का है कि 2021 का ये है, 2022 का ये है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल जो है शुरू में था 4 लाख, अब वो हो गया 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट, जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस में, वो कितना है? तो शुरू में 50,000 का लॉस था, अब वो 2 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिवेंचर जो शुरू में की 5 लाख था, और अभी जाकर 2022 में वो 4.5 लाख है, यानी 50,000 रुपए का डिवेंचर रिडीम हुआ है। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है जो 50,000 था पहले, अब वो 1.5 लाख हो गया, 1,50,000। ठीक है, ये हो गया लायबिलिटी साइड। और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स में है फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट, वो कितना? वो शुरू में था 7,05,000, 7,05,000, अब वो हो गया 10,33,000। ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट में गुडविल है, वो जो शुरू में था 30,000, अब हो गया वो 20,000। और करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट होता है ना, वो कितना 60,000 से हो गया वो 50,000। और इन्वेंट्री शुरू में 45,000 45,000 था, वो हो गया 1,07,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शुरू में 60,000 और अब हो गया वो 90,000। ठीक है, और जो एडजस्टमेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? डिवेंचर्स वेयर रिडीम ऑन 31 मार्च 2022, मतलब एंड ऑफ द ईयर डिवेंचर को रिडीम किया गया। और दूसरा लिखा डेप्रिसिएशन चार्ज ₹70,000 ऑन टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जो है, जो भी फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट है, उसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो हुआ है 70,000। तो सबसे पहले हम लोग एसेट अकाउंट ही बना लेते हैं, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जरूरी है वो वहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट बनाएंगे तो भाई ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में है, क्योंकि एसेट का बैलेंस का नेचर डेबिट होता है। तो यहां पे बना ले रहे हैं एसेट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस इस तरफ, टू बैलेंस बीडी। कितना ओपनिंग बैलेंस? शुरू में कितने का था एसेट? शुरू में एसेट था हमारा 7,05,000 का। ठीक है ना, तो वो लिख दिया यहां पे 7,05,000। ठीक है, और एंड में जो बैलेंस है वो कितना? 10,33,000। तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 10,33,000। ठीक है, अब क्या है? अच्छा, डेप्रिसिएशन हुआ टेंजिबल एसेट पे कितना है? ये 70,000। डेप्रिसिएशन को यहां दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? तो 70,000, 70,000। तो टोटल जिधर का है ज्यादा वो कर लेंगे, तो इधर का टोटल ज्यादा है कितना? 11,03,000। ये हो गया टोटल 11,03,000। इसी 11,03,000 को 11,03,000 को इधर भी लिख दिया। ठीक है, 11,03,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा, चूंकि इस तरफ ज्यादा है तो उसी टोटल को यहां लिखा, यहां हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। वो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? परचेज ऑफ एसेट टू बैंक अकाउंट, परचेज ऑफ एसेट। कितना भाई? तो होगा ये 3,98,000 का एसेट खरीदा गया। तो ये जो एसेट खरीदा गया इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन को भाई नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, जिस फर्म का उसका नाम, और द ईयर एंडेड, और द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे क्या 2022 ना, वही लिख देते हैं 2022। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं, सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी से कैश का फ्लो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें लेना नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो क्या दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर में मतलब साल के शुरू में 50,000 का लॉस था और अब वो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो साल के दौरान कितना कमाया, तो भाई साल के दौरान 2.5 लाख रुपया कमाया। तभी ना पिछला लॉस 50,000 का मेकअप होकर, कंपनसेट होकर 2 लाख के प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, इसे ऐसे भी कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट बराबर क्या था, करंट ईयर का प्रॉफिट का बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट का बैलेंस। तो करंट ईयर का प्रॉफिट का बैलेंस कितना, 2 लाख। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, बिफोर टैक्स। अगर टैक्स का प्रोविजन, डिविडेंड वगैरह रहता तो फिर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अलग से कैलकुलेट कर लेते, फिर उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहाँ दिखाते। पर ऐसा ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना इंटरिम डिविडेंड है, ना प्रोपोज डिविडेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है ये, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है हमारा। तो क्या बताया था, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए करंट ईयर के प्रॉफिट का बैलेंस है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का बैलेंस घटा देंगे। तो करंट ईयर के प्रॉफिट का बैलेंस है 2 लाख और माइनस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का बैलेंस 50,000 माइनस में है, निगेटिव है। तो इसे भी ऐसे कर लेते हैं, माइनस 50,000। तो भी समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 2 लाख माइनस और माइनस प्लस होकर 2,50,000 हो गया, है ना। माइनस माइनस प्लस हो तो 2,50,000, मतलब 2.5 लाख का प्रॉफिट। तो इस तरह से प्रॉफिट हमारा कितना है, 2.5 लाख रुपए। अब इसके साथ में हम एडजस्टमेंट करते हैं नन कैश और नन ऑपरेटिंग आइटम का। तो उसमें करते क्या है, जो नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उन्हें जोड़ देते हैं इसके साथ में, और जो नन कैश और नन ऑपरेटिंग इनकम है उन्हें इससे घटा देते हैं। तो नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या है, तो एक तो डेप्रिसिएशन है, एड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, कितना, 70,000। और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जब डिवेंचर है तो उसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और डिवेंचर को रिडीम किया गया एंड ऑफ द ईयर, तो सारा जो डिवेंचर जो ओपनिंग बैलेंस है उसी बैलेंस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। 5 लाख का डिवेंचर है और उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, तो 12%। तो 5 लाख का 12% कितना होगा, 60,000, 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया। एट द रेट ऑफ 12%, कितना भाई, तो 60,000। 5 लाख का डिवेंचर, उस पर 12%, मतलब 7,000। और फिर इनटेंजिबल एसेट में गुडविल है, जो शुरू में 30,000 था वो 20,000 हो गया, तो गुडविल राइट ऑफ हुआ। ये भी नॉन कैश एक्सपेंस में आता है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ कितना, 30,000 से हो गया 20,000, तो 10,000 राइट ऑफ हुआ। इससे भी दिखा दिया। और कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं है, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो है ही नहीं कुछ, तो इससे जोड़ लेते हैं। तो 7 6 1 लाख, 1,40,000 है ना, ये हो गया 1,40,000।
इसे जोड़ दिया इसमें, तो जो हमारा निकल कर आएगा वो निकलेगा, ये जोड़ा तो 3,90,000। ये क्या निकला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC मतलब वर्किंग कैपिटल है ना, आपको लिखना है, पूरा ही लिखना है ना, वर्किंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये निकल गया। इसके बाद क्या करते हैं? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे। तो वो किस तरह से करते हैं? तो भाई करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो उसे जोड़ेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो उसे जोड़ेंगे, और घटाएंगे क्या? तो करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो घटाएंगे, और करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो घटाएंगे। कहने का मतलब करंट एसेट्स के साथ में उल्टा रिलेशन है और करंट लायबिलिटी के साथ में सीधा रिलेशन है। तो भाई करंट लायबिलिटी में पहले देखते हैं, तो ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं है। करंट एसेट्स में है, करंट एसेट्स में क्या? करंट इन्वेस्टमेंट। ये करंट इन्वेस्टमेंट तो भाई कैश के इक्विवेलेंट है, तो इसका काम तो इसका एडजस्टमेंट तो लास्ट में कैश के साथ करना है, तो उसका भी यहाँ पे नहीं करेंगे। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री क्या हो रहा है भाई? तो 45,000 45,000 से 1,07,000 हो जा रहा है, तो ये बढ़ रहा है, तो क्या है? करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो घटाएंगे, तो लेस increase in inventory। तो ये कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है 62,000, 62,000। अब इसको इसके साथ में क्या करेंगे? बढ़ रहा है तो घटाएंगे ना, इसे घटाते हैं, तो कितना निकल कर आएगा? 8 और 3,28,000। ये जो हमारा निकला, ये निकला नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद में किसकी बारी है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या दिखाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स का बेचना, और फिक्स्ड एसेट्स या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उससे होने वाली किसी तरह की कमाई है, तो वो तो क्या क्या दिखाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स का बेचना या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेचना, और वो फिक्स्ड एसेट से होने वाली कमाई। वो कमाई अलग अलग तरह की हो सकती है। सपोज इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, या जो हमारा लैंड है या कोई प्रॉपर्टी उसका रेंट मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये सारा जो है इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें देखते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स में तो बस टेंजिबल एसेट्स एक यही था, और गुडविल राइट ऑफ हुआ, उसका काम तो हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किया, तो बचता है यही फिक्स्ड एसेट। ये फिक्स्ड एसेट्स का हम लोगों ने अकाउंट बनाया है, और अकाउंट में से क्या निकल करके आया? तो निकल करके आया कि फिक्स्ड एसेट खरीदा गया है, कितने का? 3,98,000 का, 3,98,000 का। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट कितना? तो ये खरीदा गया है 3,98,000 का, 3,98,000। इसे यहां लिखाकर फिर बाहर करते हैं ना, 3,98,000। तो जब एसेट खरीदा गया तो कैश का आउटफ्लो हुआ है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव में आएगा, ये घटेगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बस यही है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये 3,98,000 यहाँ पे लिख देंगे, ये घटाया जाएगा, और ये हुआ क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव आता है तो कैश फ्लो, और अगर निगेटिव आता है तो कैश यूज्ड। ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश यूज हुआ 3,98,000 हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अपना। अब होता है बारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में
पहले तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें कौन सा एक्टिविटीज आते हैं? तो शेयर इशू करना, शेयर रिडीम करना, डिवेंचर इशू करना, डिवेंचर रिडीम करना, लोन लेना, लोन चुकाना, या लोन और डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करना, या शेयर का डिविडेंड पे करना, ये सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो उसमें देखते हैं पहले, सबसे पहले तो भाई शेयर जो है शुरू में 4 लाख का था, वो 5 लाख का हो गया। तो क्या हुआ, नया शेयर इशू किया गया तो रुपया आया यहाँ पे, तो लिख लेते हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। कितना, 4 लाख से 5 लाख, मतलब 1 लाख रुपए का शेयर इशू किया गया है, ठीक है। और उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये 12% डिवेंचर है, ये शुरू में 5 लाख था, अब ये हो गया 4.5 लाख, मतलब डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस किया गया, डिवेंचर को रिडीम किया गया है, तो उससे भी दिखाएंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना, 5 लाख से 4.5 लाख, यानी 50,000 रुपए का रिडीम किया गया ना, 50,000, तो ये पैसा गया, कैश का आउटफ्लो हुआ है। और उसके बाद में है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो शुरू में 50,000 था, अब वो 1.5 लाख हो गया, मतलब बैंक से और 1 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट किया गया, तो ये भी पैसा आया है, इसे भी लिखते हैं इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना, 50,000 से 1.5 लाख, यानी 1 लाख रुपए आया। और इसके बाद में डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे किया गया था, तो उसे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। कितना इंटरेस्ट पे किया गया था, तो भाई ये 60,000 रुपया, ये भी कैश का आउटफ्लो है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको अगर बैलेंस करें तो कितना आएगा, 2 लाख और 50, 1.5 लाख, 10,000 नेगेटिव हो रहा है, 2 लाख पॉजिटिव हो रहा है, तो मिलाकर 90,000 आएगा यहाँ पे पॉजिटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये क्या हुआ, इनफ्लो जा रहा है, आउटफ्लो क्या है, तो इनफ्लो जा रहा है कितना, 90,000, ये क्या है, कैश फ्लो है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तीनों एक्टिविटी हो गया, अब इसका बैलेंस करते हैं। तो 398 नेगेटिव है, जबकि 3,28,000 और 90,000, इसे जोड़ लेते हैं एक साथ, तो हो गया 8, 9 तो 11, 3 4,18,000, जिसमें से 3,98,000 जो नेगेटिव बैलेंस है, 3,98,000 उसे घटाते हैं, तो बचा कितना अपना, ये बचा 20,000, ये 20,000 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे 20,000 लिखा, ठीक है। क्या किया, इसको और इसको जोड़ लिया, उसमें से इसे घटा दिया, तो 20,000 आया हमारा पॉजिटिव है। तो क्या हुआ, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे इसमें, तो ऊपर से लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या करना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो सवाल में दिया है उसे जोड़ेंगे, तो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो भाई यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 है, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो है ही, और करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। तो इसका ओपनिंग जोड़ते हैं, ओपनिंग में क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों को मिलाकर जोड़ लेते हैं, करते हैं ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कितना 60,000, हाँ ये 60,000,
करंट इन्वेस्टमेंट और 60,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों को मिलाकर कितना हो गया 60,000 प्लस 60,000 कितना होगा 1,20,000। इसे जोड़ेंगे तो हमारा जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो आ जाना चाहिए। तो क्लोजिंग कितना है भाई 90,000 और करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000, मिलाकर 1,40,000। तो आ गया, इसे जोड़ते हैं तो 1,40,000 हो रहा है और यही हमारा बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, क्लोजिंग वाले का। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। इसे 20,000 के साथ 1,20,000 जोड़ा तो 1,40,000, उतना ही बैलेंस है। ये 60,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और सॉरी ये 90,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ये 50,000 करंट इन्वेस्टमेंट, 90 और 50 का जोड़ा तो 1,40,000। तो उसके बराबर अगर आ गया इसका मतलब हमारा सवाल, हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही बना है। तो ये इस सवाल में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।